मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी सिनेमा और साहित्य की दूसरी इकाई के तीसरे बिंदु पर बात करूंगी। विषय है आज का सन 60 के बाद का न्यू वेब सिनेमा। सन 60 के बाद किस तरह से सिनेमा में एक नई क्रांति का जो विस्तार है वह विकसित रूप में हुआ। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सन 60 से पहले किस तरह से स्थिति परिस्थितियों से समाज या हम देखते हैं समाज की गतिविधियों से दर्शक को, पाठक को किस तरह से जागरूक कराया जाता था, उसी के आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से सन 60 के बाद सिनेमा का एक नया रूप, एक नया रंग वहां पर दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि नई बनावट के रूप में सिनेमा की एक नवीन छवि को अंकित किया गया। सिनेमा को नए आधार यानी कि नए आयाम में प्रस्तुत करना। हम देखते हैं कि किस तरह से सिनेमा की जो नई बनावट के रूप में जो न्यू वेब सिनेमा है उसमें किस तरह से एक नवीन आकृति का निर्माण किया गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि न्यू वेब सिनेमा की एक धारा भी 7वें 8वें दशक में एक तरह से प्रभाव महन के रूप में वहां पर रही। सिनेमा को हमने नए नए रूपों में देखा है, नए नए आधारों पर उसकी अभिव्यक्ति को हमने महसूस किया है, उसके द्वारा हमने जीवन की अनगिनत अनुभूतियों को एक दूसरे से साझा भी किया है। क्योंकि जिस तरह से वास्तविक या यथार्थ में जीवन की जो स्थिति परिस्थिति या पृष्ठभूमि है उसको हमने कहीं ना कहीं सिनेमा के माध्यम से अपने जीवन में अवगत होते हुए देखा है। नया सिनेमा, समानांतर सिनेमा या फिर हम सार्थक सिनेमा की यहाँ पर बात करें तो ये तीनों एक ही रूप में अवगत होते हुए दिखाई दिए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है न्यू वेब सिनेमा का अर्थ है सिनेमा को एक नए रूप में देखना, यानी कि हम उसे एपिसोड के रूप में भी देख सकते हैं, धारावाहिक के रूप में भी देख सकते हैं, सीरीज के रूप में भी हम देखते हैं। और इसकी जो शुरुआत है वह कहीं ना कहीं दादा फाल्के साहब ने ही शुरुआत कर दी थी, पर हम देखते हैं कि इसका जो विकास है वह सन 60 के बाद एकदम तेजी से होता हुआ दिखाई दिया। दादा फाल्के साहब ने इसे जैसे कि हम देखते हैं कि बाइस्कोप एक तरह से चलाया, उसमें हम देखते हैं कि 3 दिनों के अंतराल में फिल्मों को पूर्ण रूप से दिखाने का प्रयास किया जाता था। एक एक घंटे की फिल्म दिखाई जाती थी, उसमें हम ये सोचने के लिए वहां पर मजबूर होते हुए दिखाई देते थे कि आगे क्या होगा। इसी तरह से न्यू वेब सिनेमा का जो रूप और जो विस्तार है वह भी इसी ढांचे या आकार में विस्तृत होता हुआ दिखाई दिया है। इस दौर के आंदोलन को कई नाम दिए गए, जैसे नया सिनेमा के रूप में इसे अंकित किया गया, समानांतर यानी कि एक ही धारा के रूप में या एक ही समान रूप में लहर का रूप में अवगत कराया गया। यह सार्थक सिनेमा से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि कुछ अलग उद्देश्य, भाव, स्थितियां या भिन्न भिन्न समस्याओं का ताना बाना एक एपिसोड के रूप में, एक फिल्म के रूप में दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कुछ अलग सा यहाँ पर देखने को मिल जाए, क्योंकि हम एक समय में हम देखते हैं कि सामाजिक फिल्मों का जैसे एक बाढ़ सी आ गई थी, या हम कहें कि धार्मिक रूप में जिस तरह से समाज को एक नवीन दिशा दी, उसी के आधार पर न्यू वेब सिनेमा के रूप में भी नए नए आकार, नए नए रूपों का वहां पर सृजन होता चला गया। जैसे हम देखते हैं कि 30 या 40 के दशक में हम देखते हैं कि किस तरह से आदर्शवाद, पौराणिक, धार्मिक और मिथक या काल्पनिक कहानियों के आधार पर फिल्मों का जो रूप रंग रचा जाता था, पर आज के रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से हम जितने भी चाहे धारावाहिक के रूप में देख लें या फिर हम किसी टेलीफिल्म के रूप में देख लें या हम देख लें फिल्म के रूप में हम इसे देखें, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यथार्थ का जो रूप है वह किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही हम देखते हैं कि किस तरह से जो फिल्म का नायक है उस हम सन 60 के आधार पर बात मैं ये कर रही हूँ कि सन 60 में हम देखते हैं कि किस तरह से जो नायक की छवि हमारे दिलो दिमाग पर एक तरह से छपी हुई दिखाई देती थी कि नायक सत्यवादी है, आदर्शपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न से वह अपने पात्र का वहां पर या अभिनय का रूप रंग वहां पर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है।
मैं एक यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि किस तरह से हमने बहुत पहले की फ़िल्में देखी हैं, जैसे 1931 में हम देखते हैं कि सवाक फ़िल्मों के रूप में चलन एक तरह से आधुनिक रूप में दिखाया गया कि किस तरह से हम देखते हैं पहले मूक फ़िल्मों का चलन था, फिर बोलती फ़िल्मों का चलन आया, जो आज तक यह चलन विद्यमान है हमारे सिनेमा में। तो हम देखते हैं कि किस तरह से फ़िल्मों में जो नायक की भूमिका है, वह सर्वगुण संपन्न रूप में दिखाई जाती है। उसी तरह से खलनायक की जो भूमिका है, उसमें उसके अवगुणों के आधार पर उसका चित्रण किया जाता है। पर यहाँ पर हम वेब सीरीज के माध्यम से या सन 60 के बाद जिस तरह की फिल्मों का यहाँ पर निर्माण हुआ, उसमें हम देखते हैं कि दो समानांतर रूप से जो नायक है, वे किस तरह से विलन या खलनायक के रूप में भी दिखाई देते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे डर फिल्म में हमने देखा है कि किस तरह से हीरो के रूप में जो सनी देओल है या फिर शाहरुख खान विलन के रूप में है, किस तरह से वहां पर उन्होंने अपनी भूमिका को वहां पर अर्जित किया है, जिससे कि एक खलनायक किस तरह से दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करने में वहां पर प्रभावशाली रहा। यानी कि हम देखते हैं कि भिन्न शैली में अगर किसी भी पात्र का जो रूप या व्यवस्था को वहां पर दिखाया जाता है, तो वह किस तरह से दर्शक को आकर्षित करने में वहां पर अपनी नवीन रूप का आधार प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो न्यू वेब सिनेमा है, वह कैसे समाज में अपनी एक नवी या नवीन छवि जो है अंकित करते हुए जा रहे हैं। सिनेमाओं में नए नए रूपों में प्रयोग हो रहे हैं। अब सीरीज का चलन जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है आज के समाज में। फिल्मों के साथ साथ धारावाहिकों के रूप में भी बढ़ चढ़कर इन वेब सीरीज का प्रयोग किया जाने लगा है। इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि विदेशी विद्वान द्वारा की गई थी, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से यथार्थवाद का जो प्रारंभ है और विकास है, वह किस तरह से सिनेमा के माध्यम से होने लगा, जिसमें व्यक्ति के जो अंदर पनप रही स्थिति परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोध का जो स्वर है, वह वहां पर दिखाई देता है कि किस तरह से समाज में एक नवीन धारा का जो आधार प्रस्तुत किया गया, नवीन रूप में, नए आधारों के रूप में व्यक्ति किस तरह से वास्तविक जीवन का जो रूप है, वह देखने के लिए वहां पर सशक्त रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि छठे या सातवें दशक में आंदोलन एक तरह से प्रारंभ हुआ। फ्रांसुआ त्रुफुको, एरिक और लुक गोदार ने किस तरह से जो ये विदेशी यहाँ पर विद्वान दिखाई दिए हैं, उन्होंने किस तरह से वेब सीरीज का एक तरह से निर्माण किया और उसमें नए नए उपकरणों का, नए नए तकनीकी का प्रयोग करके एक नवीन आधार को वहां पर प्रस्तुत किया, यथार्थवाद को प्रस्तुत किया, जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अपने भीतर में अपने विरोध को किस तरह से छुपाता है, किस तरह से वह आक्रोश की भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है, या प्रतिरोध है वह भी नए रूप में वह प्रस्तुत करने लगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 30-40 के दशक में हम देखते हैं कि किस तरह से फिल्मों में जो नायक है या नायिका है या अन्य गौण पात्र हैं, उसमें किस तरह से अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को किस तरह से एक तरह से तोड़ते जोड़ते हुए दिखाई देते थे। उसमें नए आधार को वहां पर वह प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि समाज की परिपाटी उसी तरह की चल रही थी। कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर यह है कि किस तरह से जो ये प्रतिरोध है का जो स्वर है, वह किस तरह से व्यक्ति के मन को झंझोड़ता हुआ दिखाई देता है, उसमें नई परिभाषाएं उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है। संवेदना के साथ साथ समस्याएं भी दिन प्रतिदिन रूप में उत्पन्न होने लगी। वैयक्तिक और सांकेतिक द्वंद निरंतर बढ़ता रहा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह धीरे धीरे न्यू वेब सिनेमा के माध्यम से दिखाई देने लगा। वैयक्तिक आधार पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जिसमें नायक या नायिका के माध्यम से जीवन में नित्य नई नई समस्याओं से आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधार पर मन में उठ रहे संघर्षों, द्वंद के कारण व्यक्ति अपना आपा खोता जा रहा है। नई विसंगतियों के दायरे में
वह अपने आप को पूर्ण रूप से वहां पर लिप्त करता हुआ दिखाई देता है। अकेलेपन से उत्पन्न विसंगतियों का सामना कर अनेक परिस्थितियों में बाहरी एवं आंतरिक द्वंद्वों से जूझता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह की फिल्मों का निर्माण भी निर्माता निर्देशक ने नवीन रूप में करने का प्रयास किया। दो फिल्मों का यहाँ मैं नाम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कार्तिक, कॉलिंग कार्तिक में हम देखते हैं कि किस तरह से जो नायक फरहान खान है वह किस तरह से अपने अवचेतन मन से यह लड़ते हुए दिखाई देता है। वैयक्तिक समस्याओं के कारण जीवन में विकास और पतन की जो भाव है, अभाव है, उनसे गुजरता हुआ दिखाई देता है। उन्हें झेलता हुआ वहां पर महसूस करता हुआ दिखाई देता है, जिससे वह अपने एक तरह से मन की जो ऊर्जा है वह किस तरह से शीतलता में बदलती हुई दिखाई देती है। यानी कि पूरी जो आपकी शारीरिक या मानसिक स्थिति है वह किस तरह से शिथिल होती हुई बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी फिल्म है अपरिचित, जिसमें हम देखते हैं कि सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक समस्याओं में बढ़ता हुआ शोषण और भ्रष्टाचार से व्यक्ति के दोहरे चरित्र का निर्माण और आक्रोश का स्वर फूटते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति समाज में किसी तरह से अपने भाव को, अभाव को नहीं रख पा रहा है, तो वह किस तरह से जो आंतरिक द्वंद्व है उससे वह लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हम जब किसी भी समस्या का सामना करने के लिए वहां तत्पर नहीं दिखाई देते, या हमारे मन में उतनी सशक्त वहां भावना पुरजोर रूप से गोता खाती हुई नहीं नजर आती, या हम देखते हैं कि हम लड़ते हुए दिखाई नहीं देते, झगड़ते हुए दिखाई नहीं देते, तो हमारे मन में उस स्थिति परिस्थिति के लिए अपने आप को दोबारा से तैयार करने के लिए कई बार हमें सालों लग जाते हैं, कई बार महीने लगते हैं, पर कई बार हम बोल नहीं पाते, जिसके कारण हमारी अर्थहीनता वहां पर दिखाई देती है। तो वहां पर वह व्यक्ति अपने दोहरे रूपों में अपना जो चरित्र है उसको वहां पर निभाते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह से सिनेमा में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से वास्तविक जीवन बोध और सामाजिक बोध का वहां पर निर्माण भी होते हुए दिखाई दिया है, कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में अनगिनत रूपों में अपने आक्रोश को, अपनी विडंबनाओं को, अपनी विषमताओं को कई बार जग जाहिर करता हुआ दिखाई देता है, तो कई बार उसमें अपने आप को घुटता मरता हुआ भी दिखाई देता है, जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक समस्याओं में, पारिवारिक समस्याओं के कारण उलझा हुआ दिखाई देता है। सिनेमा में वास्तविक जीवन बोध और सामाजिक बोध के आधार पर ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें समाज का बदलता रूप रंग नई और परेशानियों को जन्म देता हुआ भी दिखाई देता है। जैसे संस्कृति, विचार और मूल्यों में नया रूप दर्शक कई बार स्वीकार कर पाते हैं, कई बार उसमें उलझ कर ही रह जाते हैं। ऐसी कई फिल्में हैं हमारे यहाँ पर सिनेमा में, कि उसमें हम देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण मैं देना चाह रही हूँ, कॉकटेल मूवी आई थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से लिव इन संबंधों के बारे में इसमें बताया गया था, कि किस तरह से जो अपने संबंध है वह जो आधुनिक युवा है या युवती है वह पारिवारिक बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहते, या सामाजिक रूप से अपना जो अपनी इच्छा है, अपनी अनिच्छा है, उनको व्यक्त ना करके अपनी स्वतंत्र रूप में एक नवी या नवीन छवि को वहां पर अंकित करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि दूसरी फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में किस तरह से सांस्कृतिक वातावरण या वातावरण के आधार पर जीवन मूल्यों और मानवीय मूल्यों के धरातल पर नए परिवर्तन का ढांचा तैयार कर माँ बेटी के संबंधों में नवीनता का रूप सामाजिक एवं पारिवारिक दृष्टि से वहां पर दिखाया गया। और यह दृष्टि सामान्य रूप से हम देखते हैं, चाहे निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, या कहीं ना कहीं हम उच्च वर्ग की भी यहाँ पर बात रखते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर माँ बेटी के इस तरह के संबंध हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर इस फिल्म में वो बात हजम करने के रूप में वहां पर नहीं दिखाई देती, और ना ही उस तरह की दलीलों को वहां पर प्रस्तुत कर अपनी नवीन या अपनी वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक आधार पर अन्याय का विरोध कर हम आम आदमी किस तरह से
अपने आप को वहां पर शोषित होते हुए दिखाई देता है। बदलते दौर में पुरुष या नारी अनेक प्रकार की विसंगतियों विषमताओं से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर हम देखते हैं कि जहां पर हम पुराने सिनेमा की बात करें या फिर नवीन रूप में सिनेमा की बात करें, तो वहां पर हम दोनों रूपों में देखते हैं कि इस तरह से नारी अपने पूर्ण अस्तित्व के आधार पर अपनी बात को वहां पर रखते हुए दिखाई देती है। सोच और संवेदना के आधार पर वह अब किसी के अन्याय को, अत्याचार को, शोषण को वहां पर सहती हुई नहीं दिखाई देती, बल्कि अपना स्वतंत्र एवं सशक्त रूप वहां पर दिखाती हुई प्रतीत होती है। मन, इच्छा या फिर हम देखते हैं कि सेक्स के प्रति या उत्तेजना के आधार पर अपनी स्वतंत्र सोच एवं संवेदना को वहां पर प्रकट करती हुई नजर आती है। ऐसी कई फिल्में हैं, जैसे लज्जा फिल्म है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो स्त्री है वह अपने व्यक्तित्व के आधार पर, यानी कि अपनी शारीरिक मानसिक सोच के आधार पर अपने नवीन रूप को वहां पर जन्म देती हुई नजर आती है। वह कई पौराणिक यहाँ पर कुछ आधार भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें वह कहती है कि अब वह सीता बनकर सारे अन्याय या अत्याचार नहीं सहेगी, वह नवीन रूप से अपनी बात वहां पर रखेगी, नए जीवन के जीने के नए आयामों को वहां पर प्रस्तुत करते हुए कई अभिनेत्रियों में उन्होंने इसमें अपना अभिनय प्रस्तुत करते हुए अपने मन की भावों को यहाँ पर रखा गया है। जैसे शादी के संदर्भ में जब महिमा चौधरी वहां पर दिखाई देती है कि अब केवल बेटी के पिता ही हाथ जोड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे, जब बेटी ने किसी तरह की कोई भी गलती नहीं की तो वह किस तरह से माफी मांगेंगे, या दहेज के रूप को वहां पर दिखाया गया है। दूसरे संदर्भ में हमने देखा कि माधुरी दीक्षित किस तरह से नौटंकी करके अपने आप का या अपने प्रेमी का जीवन यापन करते हुए दिखाई देती है। वहां पर वह समाज में चल रही वृत्तियों के आधार पर अपनी नवीन स्वतंत्र सोच को वहां पर रखते हुए दिखाई देती है। वहीं पर हमने देखा कि किस तरह से बेटी के प्रति, जो लोगों के प्रति निरादर या बोझ के आधार पर जीवन को व्यक्त करने के रूप में रेखा के संदर्भ में कई दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं, उनको भी नवीन रूप के आधार पर प्रस्तुत करने का निर्माता निर्देशक ने वहां पर एक आधारशिला के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। नए दौर, समानांतर कला, यथार्थवादी और प्रयोगवादी सिनेमा में हम देखते हैं लीक से हटकर फिल्में बनने लगी। अब हम देखते हैं कि पुराने ढर्रे पर ही फिल्मों का जो चयन है वह नहीं होता हुआ दिखाई देता है, उसमें नवीन रूप प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। चाहे हम देखें कि कला के माध्यम से भी अनगिनत फिल्मों का निर्माण हमारे समाज में हमारे निर्माता निर्देशक ने किया है, या हम देखते हैं कि यथार्थवादी प्रयोगवादी आधार पर हम देखते हैं कि जैसे कॉलेज में हम देखते हैं कि नए नए आंदोलन के रूप में चीज़ों को वहाँ पर किस तरह से व्यक्त किया जाता है और किस तरह से जागरूक किया जाता है। यथार्थवाद में हमने देखा कि किस तरह से जो वास्तविक जीवन में चल रहा है उसका रूबरू वहाँ पर चित्रण किया जाता है, उसमें किस तरह की समस्याएं, विसंगतियां, विषमताएं व्यक्ति के जीवन को एक तरह से कष्टपूर्ण बनाती हुई दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम देखते हैं कि सिनेमा में अगर हम सन 60 के बाद का न्यू वेब सिनेमा देखते हैं तो उसमें अनगिनत रूप से हम देखते हैं कि बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। वैश्विक सिनेमा का प्रभाव बढ़ने लगा। हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से हम वैश्विक रूप से जो सिनेमा का जो स्तर है वह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है। वह हर तरह के प्रयोग के आधार पर अपने भावों को, अपने अभावों को, अपने उद्देश्य को, अपने आधार को वहां पर प्रस्तुत करने का संभवतः प्रयास किया है। समीक्षक डॉक्टर अरुणा वासुदेव का मानना है कि भारतीय फिल्म का ढांचा अमेरिकी, यूरोपीय एवं जापानी फिल्मों की तुलना में अधिक लचीला है। यद्यपि एक निश्चित ढांचे में नएपन का जो एहसास है वह दिलाना सदैव होता है। उनके समानांतर सिनेमा में राजनीतिक व्यवस्था की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलोचना नहीं है और जातिगत व्यवस्था, सामंतवाद, शोषण, डर, भूख आदि की भत्सरना हम देखते हैं 30 के दशक की याद को पुनः ताजा करती हुई दिखाई देती है। पर दोनों में जो फर्क है वह यह है कि उस समय की जो भावुकता का जो स्थान है वह आज आक्रोश ने
ले लिया है। हम देखते हैं बदलते समीकरणों के द्वारा किस तरह से फिल्मों में जो नवीन आधारों को जो प्रस्तुत किया है, उसमें नए रूपों के आधार पर नवीन चीजों को वहां पर अंकित करने का संभवतः प्रयास दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नवीन विषय के आधार पर जो फिल्मों का जो चयन हो रहा है, जैसे नए नए आंदोलन के रूप में देख रहे हैं, शिक्षा पद्धति के रूप में भी हम देखते हैं कि नए नए आयामों को खोज कर उनमें नवीनता लाने का प्रयास किया जा रहा है। नौकरी की समस्या, भ्रष्टाचार, ये तो हम देखते हैं कि जब से मनुष्य का जन्म है तब से ये स्थिति परिस्थितियां कम होने की जगह हम देखते हैं प्रचंड रूप में हमारे समाज में बढ़ती ही जा रही है, जिससे कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आहत होता हुआ दिखाई देता है। देश का जो आंतरिक किसान है, मजदूर है, ग्रामीण व्यक्ति है, वह केवल अपने भावों अभावों में ही जीता मरता हुआ दिखाई देता है। 1963 में सत्यजीत रे ने महानगर फिल्म का जो रूप रंग प्रस्तुत किया, उसमें दिखाया है कि किस तरह से संबंधों के प्रति जो टकराव है और आर्थिक तंगी के कारण संबंधों में जो विच्छेद की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे व्यक्ति कितना आहत होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि महानगर में अपना जीवन यापन करना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस वातावरण से हम आए हैं और दूसरे वातावरण में अपने आप को स्थापित करना है, उस वातावरण के अनुकूल जीना थोड़ा सा कष्टपूर्ण होता है। तो ऐसे आधार पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनके द्वारा निर्माता निर्देशक ने जो आधुनिक चकाचौंध में फंसे हुए जो युवक है, युवती है, वह किस तरह से अपने जीवन को एक अनोखे आधार पर व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें त्रासदी, विषमताएं, विसंगतियां, अवसाद, अलगाव बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति वैसे ही पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कलह है, बहुत सारे हम देखते हैं रिक्ता के भाव वहां पर उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं, संबंधों में खटास आती हुई दिखाई देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप में पूर्ण रूप से एक तरह से लिप्त होता हुआ दिखाई देता है। स्वार्थ के कारण वह अपने आप में ही एक तरह से घुमा फिरा रहता हुआ दिखाई देता है। राजेंद्र सिंह बेदी ने 1970 में दस्तक फिल्म में शारीरिक शोषण के आधार पर नए रूपों को वहां पर रखने का प्रयास किया, जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से फिल्म में शारीरिक शोषण पर आधारित स्त्री की करुण स्थिति या वेदना का वहां पर चित्रण किया गया है। कि हम देखते हैं कि हाँ, किस तरह से व्यक्ति अपने आधार पर अपने अलग अलग रूपों में अपने जीवन की जो नैया है उसको जीते हुए दिखाई देता है, पर आर्थिक विडंबना के कारण वह किस तरह से अपने ही जीवन को एक तरह से निस्ते नाबूद करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह परिवार की जो संत्रास है, जो कड़वाहट है, उसको वह झेल नहीं पाता, जिसके कारण वह अनेक रूपों से शोषित होता हुआ दिखाई देता है। और स्त्री इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई भी दिखाई देती है, घर में भी शोषित होते हुए दिखाई देती है और बाहर भी, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर स्त्री घर के बाहर कार्य करती हुई दिखाई देती है तो अनेक प्रकार की समस्याओं का वहां पर सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से उसका शोषण अधिक होते हुए दिखाई देता है। तो इसी आधार को राजेंद्र सिंह बेदी ने दस्तक फिल्म में दिखाने का प्रयास किया। फिल्म फनी अम्मा में भी कुप्रथाओं की समस्या पर आधारित स्त्री संघर्ष को दिखाया गया है कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की कुप्रथाओं से, रीति रिवाजों से, संस्कारों से, लोकाचारों से घिरा हुआ दिखाई देता है। अगर उसमें स्त्री अगर भूमिका नहीं निभाती तो वह अनेक आधारों को वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि उस पर ही पूरे परिवार का जो एक तरह से भार है, संस्कारों का भार है, दबाव है, वह केवल उसी के कंधों पर दिखाई देता है। अगर वह आगे नहीं बढ़ाती तो अनेक प्रकार की यातनाएं उसे सहनी पड़ती है। इस फिल्म में भी उसी तरह की समस्याओं को दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है कि किस तरह से जो फनी अम्मा है, जो इसमें जो स्त्री नायिका के रूप में किरदार प्रस्तुत कर रही है, वह समाज की हर तरह की व्यवस्था के विरोध में अपने स्वर को वहां पर भाव देती हुई नजर आती है और अनेक प्रयास करती हुई नजर आती है। और जिंदगी में हम देखते हैं कि जब इंसान कोशिश करता है तो वह कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कोशिश में हर तरह के संघर्षों का आदान प्रदान भी दिखाई देता है। जाति
पर आधारित फिल्म रंग में जाति व्यवस्था पर आधारित समस्या और सामाजिक भेदभाव और परंपरा के आधार पर जो वेदना दिखाई गई है, उसमें दिखाया गया कि किस तरह से हमारे समाज में हम देखते हैं आदिकाल भक्ति काल में इसी तरह के जातिगत भेदभाव जो बहुत ही स्वर रूप में वहां पर एक तरह से तीव्र रूप में वहां पर अपनी एक तरह से हम कहें कि आधार को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस समय जाति के आधार पर अनेक प्रकार के दंगे सांप्रदायिक रूप से या लड़ाई झगड़े बहुत ही हुआ करते थे, आज भी है, पर उसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। फिल्म हम देखते हैं सुजाता, अछूत कन्या और संस्कार फिल्म में इसी तरह के भावों को वहां पर दिखाने की भरसक कोशिश की है कि इन फिल्मों में हम देखते हैं कि किस तरह से सामाजिक भेदभाव और परंपरा के अनुसार व्यक्ति अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है।